हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि रहीजा एंड इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ प्रैक्टिस शीट 7। प्रैक्टिस शीट 7 आपकी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से है। सो पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ो, फिर उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस शीट समझ में आएगी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इन अ कोरोला लेंथ ऑफ निकोटीनिया लॉन्जिफ्लोरा। अब यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे दिया कोरोला लेंथ ऑफ मतलब कोरोला लेंथ है निकोटीनिया लॉन्जिफ्लोरा, ये टोबैको प्लांट है। ठीक है, टोबैको प्लांट है। अब इसमें यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस स्टडी की गई थी। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यहाँ पे स्टडी की थी इनकी कोरोला लेंथ में। कोरोला लेंथ मतलब पेटल्स की जो लेंथ यहाँ पे थी। अब ये बताना कि ये जो इनहेरिटेंस है किसने स्टडी किया था। ठीक है, निकोटीनिया लॉन्जिफ्लोरा में इनहेरिटेंस किसने स्टडी किया था, जो यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कोरोला लेंथ में हो रही है। अब ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट हमारा मेंडल के कॉन्सेप्ट से डिफरेंट यहाँ पर होता है। मेंडल ने क्वालिटेटिव बताया था एंड यहाँ पर जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस यहाँ पर होता है। अभी जो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, यहाँ पे दो साइंटिस्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, दो साइंटिस्ट है जिन्होंने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को डेवलप किया था। अगर इसमें ऑप्शंस में भी देखें तो यहाँ पे जो बी एंड यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, ये दोनों साइंटिस्ट है जिन्होंने यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। लेकिन जो कोरोला लेंथ बताई थी, मतलब कोरोला लेंथ पे जो स्टडी किया था निकोटीनिया, कोरोला लेंथ की जो स्टडी की थी यहाँ पे निकोटीनिया लॉन्जिफ्लोरा की, ये स्पेसिफिकली स्टडी की थी ईएम यीस्ट ने। इसलिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बनेगा वो ईएम यीस्ट यहाँ पर होगा, जिन्होंने निकोटीनिया में बेसिकली बताया था कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होती है। बट अगर यहाँ पर क्वेश्चन बनता पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस 12 पर, मतलब कोई स्पेसिफिकली नेम यहाँ पे नहीं दिया होगा, तो आंसर हमारे यहाँ पे दोनों साइंटिस्ट आते हैं, दोनों साइंटिस्ट ने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को डेवलप किया था। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हेन टू और मोर नॉन एलिलिक जीन पेयर्स अफेक्ट द सेम कैरेक्टर इन द सेम वे इट इज कॉल्ड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पर बोला टू और मोर नॉन एलिलिक जीन पेयर। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, मेरे पास यहाँ पे क्या है ए जीन यहाँ पर है और एक यहाँ पे क्या लिया बी जीन। ठीक है, अब ये जो ए जीन यहाँ पर होगा, इस ए जीन के क्या प्रेजेंट होंगे, दो एलील प्रेजेंट होंगे। एक एलील यहाँ पे क्या होगा कैपिटल ए एलील, और एक यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा स्मॉल ए एलील यहाँ पर होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हमारे पास क्या होगा बी जीन होगा। इस बी जीन के भी यहाँ पे क्या है दो एलील यहाँ पर है, एक कैपिटल बी जीन यहाँ कैपिटल बी एलील, और एक यहाँ पे क्या होगा स्मॉल बी। अब यहाँ पे जो इंटरेक्शन है, मतलब किसकी ए और बी की जो इंटरेक्शन यहाँ पर होगी, ये हमारे यहाँ पर होगी नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, मतलब या फिर नॉन एलिलिक जीन पेयर्स यहाँ पर हुए, क्योंकि सिंपल सा है ना। अब ए है, ए का एलील यहाँ पे क्या होगा कैपिटल ए और स्मॉल ए, मतलब ए जीन का एलील ये तो बनेंगे। ठीक है, ऐसे बी के यहाँ पे क्या कैपिटल बी स्मॉल बी है। बट जब दो डिफरेंट एलील्स, दो डिफरेंट जीन्स के एलील्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन यहाँ पे क्या होगी नॉन एलील। अब ऐसे यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे दो भी लिया, अगर मैं यहाँ पे सी ले लेती तो सी में भी यहाँ पे क्या बनता, सी में भी यहाँ पर बनता कि एक मेरा यहाँ पे क्या बनता है कैपिटल सी और एक यहाँ पे क्या बनता स्मॉल सी। तो अब ऐसे ही यहाँ पे बी और सी की इंटरेक्शन, ठीक है, ये बी और सी की इंटरेक्शन, तो ये भी इंटरेक्शन यहाँ पे कैसी है नॉन एलिलिक। अगर यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए की इंटरेक्शन होती इनकी, तो ये मेरी इंटरेक्शन बनती एलिलिक। ठीक है, ये बनती एलिलिक, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ एलिलिक। ठीक है, और ये जो इंटरेक्शन है ये यहाँ पे क्या है नॉन एलिलिक, नॉन ए इंटरेक्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अब ये बोला कि जब दो या दो से ज़्यादा नॉन एलिलिक जीन पेयर सेम कैरेक्टर को अफेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी सी तीन ले लें, इनके एलील्स एक ही कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली हमारा कंसेप्ट क्या बना, ये कंसेप्ट यही तो बना कि जब हमारे दो या दो से ज़्यादा जीन एक ही कैरेक्टर के लिए कोड करते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंपल सा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, बस इसको थोड़ा सा नॉन एलिलिक के टर्म में यहाँ पे बता दिया, तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है पॉलीजीन्स एक्सिबिट। अब पॉलीजीन का जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि क्या होगा, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जब जीन एक कैरेक्टर के लिए कोड करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हुआ यहाँ ए आ गया। ठीक है, जैसे वही मैं जीनोटाइप यहाँ पे लिख रही हूँ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी डोमिनेटिंग, एक यहाँ पे क्या लिखा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। जैसे यहाँ पर क्या होता है हमारा स्किन कलर, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल क्या है स्किन कलर। अब यहाँ से जो गैमेट बनेगा, यहाँ से गैमेट बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, एंड यहाँ से जो गैमेट बनेगा वो यहाँ पे क्या होगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अब दोनों की जो फ्यूज़न यहाँ पर होगी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। अब देखो बेसिकली होता क्या है, अब ये वाला जो यहाँ पे जीनोटाइप था, इसमें यहाँ पे डोमिनेटिंग एलील कितने थे यहाँ पे 6। ठीक है, 6 डोमिनेटिंग एलील प्रेजेंट थे, इसलिए यहाँ पर ये जो स्किन कलर हमारा यहाँ पर आता है डार्क स्किन कलर यहाँ पे बनता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो जो डोमिनेटिंग एलील है, डोमिनेटिंग एलील यहाँ पे कितने यहाँ पे है 3।
ठीक है। तो अब 6 पे डार्क कलर होगा और यहाँ पे कोई भी डोमिनेटिंग एलील नहीं है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ये यहाँ पर क्या बनता है, लाइट स्किन कलर। ठीक है, यहाँ पे बनता है ये लाइट स्किन कलर। तो अब ये जो यहाँ पर होगा, इसका यहाँ पे फिनोटाइप क्या होगा, इंटरमीडिएट स्किन कलर क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 क्या प्रेजेंट है, 3 यहाँ पे डोमिनेटिंग एलील प्रेजेंट है। अब ये जीनोटाइप बना, इस जीनोटाइप से यहाँ पे क्या बन रहा है, डिफरेंट फिनोटाइप आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती कि यहाँ पर ये बनेगा कैपिटल ए कैपिटल, ये यहाँ पे मैंने एक जीनोटाइप डिफरेंट लिखा, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पर एक जीनोटाइप ये लिखा, ठीक है, ये लिखा। तो अब ये देखो, अब यहाँ पर जो मैटर करता है वो यहाँ पे मैटर करता है नंबर ऑफ डोमिनेटिंग एलील। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ डोमिनेटिंग एलील कितने हैं, 4 हुए। अगेन यहाँ पर नंबर ऑफ डोमिनेटिंग एलील कितने, 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डिफरेंट, एक तो यहाँ पे डिफरेंट जीनोटाइप प्रेजेंट होंगे, सेकंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, डिफरेंट फिनोटाइप। क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएशन देखने को मिलती है, इंटरमीडिएट लेवल पे वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मतलब या तो डार्केस्ट एक्सट्रीम कैरेक्टर यहाँ पर होंगे, जैसे डार्क होगा या लाइट होगा, और बीच में फिर कुछ इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स यहाँ पर आते हैं, तो डिफरेंट फिनोटाइप। तो डिफरेंट फिनोटाइप आएंगे किसकी वजह से, डिफरेंट जीनोटाइप की वजह से। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। तो डी इसका आंसर यहाँ पे बनेगा। सो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, traits which exhibit continuous phenotypic variations are typically determined by this inheritance form। अब 4 इनहेरिटेंस यहाँ पे दे दिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, मल्टीपल एलील इनहेरिटेंस है, ठीक है, पॉलीजेन इनहेरिटेंस है, एंड यहाँ पे 6 लिंक इनहेरिटेंस, चारों टाइप की इनहेरिटेंस। अब ये बताना है कौन सी ट्रेट है, मतलब कौन सी इनहेरिटेंस है जो यहाँ पे किसको एग्जिबिट करती है, कॉन्टिन्यूस फिनोटिपिक वेरिएशन को एग्जिबिट करती है। वैसे तो जनरली देखा जाए तो हमारी जो फिनोटिपिक वेरिएशन आती है ना, फिनोटिपिक वेरिएशन हमारी आती है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, क्योंकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में यहाँ पर जो डोमिनेटिंग, अभी बताया जैसे डोमिनेटिंग एलील उनका नंबर यहाँ पे क्या बताएगा, इनका नंबर यहाँ पे बताएगा कि यहाँ पे वो जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका फिनोटाइप क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, नंबर ऑफ डोमिनेटिंग एलील यहाँ पे डिफरेंट होंगे, तो यहाँ पे क्या देखेगी, फिनोटिपिक वेरिएशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बट यहाँ पे डिफरेंस आता है कि एक हमारे पास होती है कॉन्टिन्यूस फिनोटिपिक वेरिएशन और एक यहाँ पर आती है डिसकॉन्टिन्यूस फिनोटिपिक वेरिएशन। तो देखो, जब भी हम यहाँ पे वेरिएशन को स्टडी करते हैं ना, तो वेरिएशन को हम स्टडी करते हैं, एक कॉन्टिन्यूस होता है, जैसे ये कॉन्टिन्यूस इनहेरिटेंस वेरिएशन का एग्जाम्पल है, और एक यहाँ पर ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन का एग्जाम्पल यहाँ पर होगा। अब देखो जो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन यहाँ पर है, इसमें यहाँ पे क्या है, एग्जांपल जैसे ह्यूमन हाइट का कैसे देखो, जैसे अगर आप एक्स एक्सिस पे देखें, यहाँ पे क्या आ रहा है, हाइट यहाँ पर आ रहा है, तो हाइट में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज करा तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, यहाँ पे शॉर्ट हाइट के इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होंगे अगर ह्यूमन बीइंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स आएंगे वो यहाँ पे कैसे आने वाले हैं, टोल। सबसे टोलेस्ट हमें यहाँ पे मिलेगा इधर, और यहाँ पे क्या मिलेगा, सबसे शॉर्टेस्ट। और इसी के बीच में देखो यहाँ पे ग्राफ कैसे जा रहा है कि पहले शॉर्ट से यहाँ पे क्या करिए, हाइट इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है, हाइट यहाँ पे इंक्रीज की, ठीक है। अब देखो, अब नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ पीपल, कि सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट इंडिविजुअल्स, मतलब हाइट इतनी यहाँ पर है तो इतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यहाँ पर है। फिर जैसे जैसे यहाँ पे हाइट इंक्रीज कर रही है, वैसे वैसे वहाँ पे नंबर ऑफ पीपल भी इंक्रीज कर रहा है, हाइट इंक्रीज कर, नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज किए। अब यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट यहाँ पे हाइट आई, और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पर है। फिर धीरे धीरे करके कि यहाँ पे कैसे जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे कि अब हाइट तो यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, लेकिन अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो कम होते जा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इंटरमीडिएट हाइट के लोग होंगे वो यहाँ पे कैसे दिखने वाले हैं, सबसे मैक्सिमम यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट वाला यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा, तो ये हमें सबसे मैक्सिमम दिखने वाला है। और जो यहाँ पे ये वाला होगा शॉर्ट वाले में कुछ नंबर ऑफ पीपल कम, तो पहले नंबर ऑफ ये इंक्रीज कर रहा है और ये सेम ही लेवल पे यहाँ पे क्या करे, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर हम इस टाइप की वेरिएशन अगर हम एक पॉपुलेशन में स्टडी करेंगे तो हमें एक कॉन्टिन्यूस वेरिएशन देखने को मिलेगा। कॉन्टिन्यूस मतलब कि हाँ ठीक है कि शॉर्ट से फिर कैसे जा रहा है, इंटरमीडिएट तक इंक्रीज कर रहा है, फिर उसी सेम रेट से क्या करे, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, शॉर्ट फिर थोड़ा सा और टॉल, फिर थोड़ा सा और ऐसे ऐसे करके हाइट यहाँ पे इंक्रीज करे, तो फिर एक मैक्सिमम हाइट आएगी। फिर ऐसे करके इससे ज़्यादा हाइट किसी की, मतलब इंटरमीडिएट की हाइट के जो लोग हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। अब जैसे इंटरमीडिएट से ज़्यादा हाइट बढ़ती जाएगी तो वहाँ पे लोग वहाँ पे कम होते जा रहे हैं। तो जैसे सिंपल होता है कि टोल जो ह्यूमन बींग्स होता है वो कम होता है, टोलेस्ट जो होंगे, और सबसे शॉर्ट वाले भी क्या होंगे, कम होंगे। इंटरमीडिएट हाइट एक एवरेज कैरेक्टर है जो मोस्ट ऑफ द पीपल में देखने को मिलता है। तो ये जो टाइप की वेरिएशन है ये कॉन्टिन्यूस वेरिएशन देखने को मिलता है, कि जहाँ पे हमें हर एक लेवल पे कॉन्टिन्यूटी में चेंज देखने को मिलता है। अब दूसरे एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आता है, दूसरा यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस। डिसकॉन्टिन्यूस में देखो जैसे यहाँ पे ह्यूमन ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल दिया,
ह्यूमन ब्लड ग्रुप में देखो यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप कुछ इतने % लोगों में देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे एक बी ब्लड ग्रुप कुछ इतने % लोगों में देखने को मिल रहा है। फिर ए बी ब्लड ग्रुप है कुछ इतने % लोगों में देखने को मिल रहा है। और यहाँ से ओ ब्लड ग्रुप होगा कुछ इतने % लोगों में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हमें कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं देखने को मिल रही। कॉन्टिन्यूटी मतलब कोई ऐसा नहीं पैटर्न बन रहा, हमारा कुछ ग्राफ का पैटर्न ऐसा ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ पैटर्न यहाँ पे नहीं बन रहा है। यहाँ पे क्या है कि हाँ ठीक है कितने लोगों का इतना % है, फिर यहाँ पे कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर यहाँ पे मैक्सिमम मतलब ओ मैक्सिमम लोगों में देखने को मिल रहा है। तो ये टाइप की वेरिएशन डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन होती है, ठीक है। और ये जो डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन है जो मेंडल थे, मेंडल ने बेसिकली डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन के बारे में बताया था, ठीक है। मेंडल ने वेरिएशन तो बताई बट वेरिएशन कैसे बताई, डिसकॉन्टिन्यूस। और ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमें बताती है ये बताती है कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। सो क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें यहाँ पे क्या बोला, ट्रेट विच एग्जिबिट कॉन्टिन्यूस फेनोटिपिक वेरिएशन, जिसमें कॉन्टिन्यूस फेनोटिपिक वेरिएशन देखने को मिलेगा वो यहाँ पर क्या होती है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो बेसिक ऐसा है वेरिएशन दो टाइप की, कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस होती है। तो कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस को हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। आप कुछ करेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे पिक करना है। फर्स्ट यहाँ पे है प्लायोट्रोपिक जीन्स एक्सिबिट सिंगल फिनोटाइप। प्लायोट्रोपिक जीन सिंगल फिनोटाइप नहीं देते, प्लायोट्रोपिक जीन होते हैं जो मल्टीपल फिनोटाइप देते हैं, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पे होगा इनकरेक्ट, ठीक है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। नेक्स्ट है प्लायोट्रोपी इज कोज्ड बाय जीन दैट हैज मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट, ठीक है, कि ऐसे जीन के यहाँ पर ऐसे जीन प्लायोट्रोपी कोज करता है जिनके मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट होते हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट है लीथल जीन कोजेज द अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। देखो अब यहाँ पर आया लीथल जीन्स। अब लीथल जीन्स ऐसे जीन्स होते हैं जो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे तो उनकी डेथ हो जाती है। लीथल मतलब होता है डाई, ठीक है, डेथ हो जाना। अब जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर जो रिसेसिव फॉर्म ये जो प्रेजेंट है जीन की, ये रिसेसिव फॉर्म यहाँ पे क्या है, लीथल, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट हुई, ये रिसेसिव यहाँ पे लीथल यहाँ पे प्रेजेंट है। लीथल है तो मतलब जिस भी ऑर्गेनिज्म में ये यहाँ पर ये जो जीनोटाइप होगा वो ऑर्गेनिज्म डाई हो जाएगा, डेथ। तो फिर ये एंसेस्ट्रल कैरेक्टर का अपीयरेंस यहाँ पे नहीं बताते लीथल जीन, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट मतलब कोई भी ऐसा नहीं बताएगा कि ये मतलब लीथल जीन ऐसा नहीं, मतलब इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी एंसेस्ट्रल कैरेक्टर नहीं आता क्योंकि ऑर्गेनिज्म तो यहाँ पे डाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस। अब देखो जो मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस होता है ना, मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस होता है जो मल्टीपल फैक्टर जिसको एग्जिबिट करते हैं। मल्टीपल फैक्टर का मतलब कि जिसको जीन्स भी इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आसपास का कुछ एनवायरनमेंट भी इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी मतलब और भी फैक्टर्स यहाँ पर आते हैं जो क्या करता है उस टाइप की इनहेरिटेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। मतलब जीन तो है, साथ में आसपास का एनवायरनमेंट भी है, ये सब चीज़ें हैं जो मिलके यहाँ पे क्या करती हैं, इनहेरिटेंस को यहाँ पे इफेक्ट करिए। ऐसे उनको हम बोलते हैं मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस। अभी जो सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया मल्टी फैक्टोरियल नहीं, मतलब मल्टीपल फैक्टर इसको अफेक्ट नहीं करते, जीनोटिपिक लेवल पर ही रेगुलेट होता है। सो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगी, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, प्लायोट्रोपी। प्लायोट्रोपी एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इलिस्ट्रेट्स प्लायोट्रोपी। अब कुछ चार यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। अब ये चार एग्जाम्पल्स हमें ये बताने हैं कि यहाँ पे कि चारों में से मतलब कौन सा एग्जाम्पल है जो प्लायोट्रोपी को एग्जिबिट करता है। प्लायोट्रोपी अभी जैसे हमने पढ़ा सिंगल जीन, यहाँ पे क्या कोज करेगा, मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट को कोज करेगा। फर्स्ट आता है मेटिंग बिटवीन ईयरलेस शिप एंड लॉन्ग ईयर्ड शिप। देखो अब एक ऐसी शिप है जिसके ईयर नहीं है, ठीक है, ईयरलेस है। सेकेंड ऐसी शिप जिसकी लॉन्ग ईयर है। अब दोनों को यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों को यहाँ पे क्रॉस किया और वहाँ पे ऑलवेज क्या मिल रहा है हमें, शॉर्ट ईयर शिप, मतलब शॉर्ट साइज के वहाँ पे हमें ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहा है। अब सिंपल सा समझो, अब अगर यहाँ पे मदर ऐसी है जिसके ईयर नहीं है और फादर ऐसे जो लॉन्ग है और यहाँ पे जो चाइल्ड आएगा या फिर जो यहाँ पे प्रोजेनी आएगी वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, शोर। अब ना तो ये मदर से कैरेक्टर मैच कर रहा है ना ये फादर से, तो ये तो हमारा इनकम्प्लीट होमेरियस का एग्जाम्पल बना, ठीक है। कुछ तीसरा ही कैरेक्टर वहाँ पर आ गया और यहाँ पे कोई भी मल्टीपल कैरेक्टर्स हमें देखने को नहीं मिल रहा है कि एक ही चीज़ ने मल्टीपल इफेक्ट शो किया, तो ये एग्जाम्पल हमारा नहीं होगा प्लायोट्रोपी का। नेक्स्ट आता है ह्यूमन सिस्टिक फाइब्रोसिस causes many symptoms from respiratory distress to digestive problem। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिसीज है, ठीक है, रिसेसिव डिसीज होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज होती है। अब ये जो डिसीज है ये क्या बता रही है कि इसके जो सिम्टम्स है, इसके बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स कैसे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से लेके मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन से लेके कहाँ पे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स तक ये देती है। तो अब देखो, अब
फाइब्रोसिस, मैं क्या बोल रही हूँ, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब कि किसी ना किसी जीन में म्यूटेशन या फिर जीन में चेंज की वजह से यहाँ पर क्या है, डिसीज हो रही है। अब जीन में चेंज आया तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, बहुत सारे सिम्टम्स यहाँ पर आ रहे हैं, मैनी सिम्टम्स। तो मैनी सिम्टम मतलब एक जीन में म्यूटेशन बट मल्टीपल इफेक्ट, मतलब बहुत सारे सिम्टम। जैसे यहाँ पढ़ता है फिनाइलकेटोन्यूरिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया में भी यही होता है कि वहाँ पर क्या होता है, एक ही जीन में चेंज आता है और एक ही जीन में चेंज से वहाँ पर मल्टीपल इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये आंसर हमारा हो सकता है जो प्लाइट्रोपी को इलिस्ट्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है वीट कर्नल्स। वीट कर्नल्स जो वीट ग्रेन होते हैं, ठीक है, वीट जो यहाँ पर वीट कर्नल्स कैन रेंज फ्रॉम वाइट टू रेड इन कलर। रेंज का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जैसे इसका रेड कलर हो सकता है, फिर मतलब कुछ इंटरमीडिएट टाइप के कलर्स मिल सकते हैं, कुछ मिक्सिंग वहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। वाइट से फिर रेड की तरफ कुछ इंटरमीडिएट रेंजेस हमें देखने को मिल रही हैं। अब ये बताएं कि ये जो ट्रेट है किसकी वजह से यहाँ पर हो रही है, बाय दी मल्टीपल जीन्स। मल्टीपल जीन हमारा प्लाइट्रोपी में नहीं होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में होता है। तो ये एग्जाम्पल हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का बनेगा, ये हमारा प्लाइट्रोपी का नहीं बनेगा। नेक्स्ट आता है द जीन्स फॉर स्कैरलेट आइज एंड हेरी बॉडी इन फ्रूट फ्लाइज आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। अब दो जीन्स यहाँ पे देती है, पहले तो यहाँ पे दो जीन्स की बात होगी, ठीक है। दो जीन्स है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अब दो जीन अगर सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो वो भी प्लाइट्रोपी कहाँ हुआ, क्योंकि प्लाइट्रोपी तो हमारा क्या करता है, एक जीन मल्टीपल इफेक्ट, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही क्या दे दिए, दो डिफरेंट जीन यहाँ पे दे दिए, ठीक है। तो अब ये भी यहाँ पे नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, बी ऑप्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सेवंथ यहाँ पे मॉर्फन सिंड्रोम। ये मॉर्फन एक्चुअल में ये MAR मार्फन सिंड्रोम है ये, ठीक है। मार्फन सिंड्रोम यहाँ पर आता है, ठीक है। मार्फन सिंड्रोम होगा इस एज अ रिजल्ट ऑफ। अब ये जो सिंड्रोम है, ये जो डिसीज यहाँ पर होती है, ये डिसीज हमारी होती है कनेक्टिव टिश्यूज की, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू की डिसीज है ये, कनेक्टिव टिश्यू में डिसीज होती है, ठीक है। एक सिस्टमेटिक डिसऑर्डर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्टिव टिश्यू हमें पता है कि क्या क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू ब्लड भी आता है, बोन भी आता है, ठीक है। ये सब हमारे कनेक्टिव टिश्यू। तो अब यहाँ पे कुछ भी डिसीज, कनेक्टिव टिश्यू में कुछ भी डिसीज हुई तो अब जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है सब में देखने को मिलेगा इफेक्ट, मतलब उसका बोन्स में भी देखने को मिलेगा, ब्लड में भी देखने को मिलेगा, और सब में जितने कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं सब में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे क्या बोला कि ये किसका रिजल्ट यहाँ पर हुआ, तो अब एक जीन में म्यूटेशन से मल्टीपल जगह पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल ये किसका हुआ, प्लाइट्रोपी, ठीक है। प्लाइट्रोपी का एग्जाम्पल ये होगा। सो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देखते हैं अ ट्राइहाइब्रिड क्रॉस इज मेड बिटवीन टू ईस्ट। दो ईस्ट है, उनमें ट्राइहाइब्रिड क्रॉस की गई है विद द जीनोटाइप। अब जीनोटाइप यहाँ पे क्या है देखो, A B कैपिटल C स्मॉल c। इसमें यहाँ पे क्या क्या है, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस की बिटवीन टू ईस्ट बोथ विद द जीनोटाइप। एक ये जीनोटाइप है, सेकंड जीनोटाइप भी हमारा यहाँ पे क्या होगा, यही होगा। सिंपल सा देखो, F1 जनरेशन की क्रॉसिंग, मतलब अब यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, F2 जनरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब ये बताना है कि कितना प्रपोर्शन यहाँ पर होगा कि जो ऑफस्प्रिंग है, मतलब कौन से जीनोटाइप के हमें बताना है, कितने प्रपोर्शन में प्रेजेंट होगा, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ठीक है। इसका प्रपोर्शन बताना है, मतलब कितने परसेंटेज में प्रेजेंट होगा। अब एक चीज़ देखो, अब पहले तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ गैमेट्स कैलकुलेट करेंगे। अब मैं यहाँ से नंबर ऑफ गैमेट का फॉर्मूला सिंपल सा क्या है, 2n, और हमारे लिए यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, n की वैल्यू 3, तो मतलब यहाँ पे गैमेट कितने बनने वाले हैं 8 गैमेट। सेम इधर से भी गैमेट यहाँ पे क्या बनेगा 2n, मतलब n इक्वल्स टू यहाँ पर होगा 3, n इक्वल्स टू 3 मतलब 8, ठीक है। अब हम जनरली क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे F2 जनरेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, F2 जनरेशन कैलकुलेट करेंगे, ये चीज़ बताया था, F2 जनरेशन कैलकुलेट करते हैं या फिर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग हमें कैलकुलेट करने होता है F2 जनरेशन में। तो हम क्या करते हैं, जो गैमेट होता है ना, गैमेट को यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हैं। जैसे ये 8 यहाँ पर आया ना, 8 को यहाँ पे क्या कर दो स्क्वायर, या तो आप क्या कर सकते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तब भी सेम बात है, या फिर इसका क्या कर दो स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया तो मेरा यहाँ पे क्या बना 64। तो मतलब सिंपल सा यहाँ पे क्या है कि जब इन दोनों की क्रॉस यहाँ पर होगी तो इसके बाद यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग यहाँ पे रहने वाले हैं वो कितने हो गए यहाँ पे 64, ठीक है। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग होंगे 64। अब इस ये बताना है कि इन 64 में से ये जो यहाँ पे जीनोटाइप आया इसके कितने % चांस होंगे, कितने %, मतलब जैसे देखो हम क्या करते हैं जब मोनोहाइब्रिड या डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जैसे हम क्या करते हैं जीनोटाइपिक रेशियो आते हैं, क्या आती है 1:1। तो 1:1 का मतलब क्या है कि 1/4, 2/4, 1/4 के 4 में से 1 प्रेजेंट होगा, 4 में से 2 प्रेजेंट होंगे, फिर ऐसे 4 में से फिर वो 1 प्रेजेंट होगा।
ऐसे आप जो डाइहाइब्रिड होगी, डाइहाइब्रिड में भी क्या होता है 9 3 3 1, मतलब 9/16 3/16 3/16 1/16, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे क्या किया, ऐसे यहाँ पर अभी ट्राइहाइब्रिड क्रॉस दे दी। अब इसमें यहाँ पे क्या बताना है हमारा, इस जीनोटाइप का बताना है। तो मतलब नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग तो यहाँ पे कितने आने वाले 64, मतलब तो हमारा बाय में तो यहाँ पे क्या आने वाला है 64। अब हमने देखना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। अब अगर आप सिंपल से देखो, अगर आप इसको डाइहाइब्रिड क्रॉस से रिलेट करो ना, जैसे डाइहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पर हो, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमारा जो एक रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव जो आता है ना, वो सिर्फ एक ही मिलता है एंड में, और वो इसकी रेशियो यहाँ पे क्या, तो 1/16 यहाँ पे बनेगी बिल्कुल एंड में। 9331 में जो 1 होगा, 1 हमारा यहाँ पे क्या होता है रिसेसिव। अगर हम उसी को सेम चीज़ यहाँ पे रिलेट करें, तो यहाँ पर भी तो क्या पूछा है यहाँ पे, तीनों जो यहाँ पर एलील है या फिर तीनों जो जीन है, तीनों की कंडीशन यहाँ पे होमोजाइगस। तो होमोजाइगस तीनों अगर आएंगे, इसके कितने % चांस हो गए, अगर 64 प्रोजीनी यहाँ पर है, तो 64 में से कितना होगा, 1 ही ऐसा होगा, एक ही यहाँ पर होगा जो यहाँ पे कैसा आने वाला है, सिर्फ इसी जीनोटाइप का आने वाला है। तो यहाँ से आंसर क्या बनता है, 1/64 बनता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझना, अब हमें यहाँ से ये तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे हमें, ठीक है, रिसेसिव का पता लगे कि 1/64। अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाता कि इसका बताओ, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C का बताओ, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट का बताओ। अब डोमिनेंट का भी, ठीक है, जीनोटिपिक बताना है, ठीक है, जीनोटाइप का बताना है। अगर आप पूरा यहाँ पे पुनेट स्क्वायर बताओगे, पुनेट स्क्वायर में भी जीनोटिपिक रेशियो में भी देखो, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, पुनेट स्क्वायर में भी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो पहले वाला कॉलम होता है ना, पहले वाले कॉलम में ही डोमिनेटिंग आता है, और जो सबसे एंड का कॉलम होता है वहाँ पे क्या आता है, रिसेसिव आता है सारे, ठीक है। तो इसकी भी रेशियो यहाँ पे क्या बनेगी, 1/64। जैसे हमारी डाइहाइब्रिड में अगर मैं यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल Y का बनाऊँ, तो यहाँ पे भी रेशियो मेरी कितनी बनेगी, 1/16 बनेगी, ठीक है। अब ये तो हमें समझ में आया कि डोमिनेंट और रिसेसिव का है। अगर जस्ट इन केस अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे उन्होंने रिसेसिव और या फिर डोमिनेटिंग ना पूछ के कुछ ऐसा जीनोटाइप पूछ लिया, तब वहाँ पे क्या करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम किसी दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे मिलेगा कि क्या यहाँ पे करता है, ठीक है। मैंने अभी इतना किया है, अभी मैं इसको दूसरे तरीके से करने वाली हूँ कि यहाँ पे कैसे करेंगे। अब समझना है इसको, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, अब हम इसको किसी दूसरे तरीके से समझते हैं कि क्या यहाँ पर होगा। अब ध्यान से समझना, मेरा जीनोटाइप जो यहाँ पे है कैपिटल A, ये यहाँ पर है स्मॉल b, इसकी क्रॉसिंग यहाँ पे की है कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, ठीक है। अब हम समझेंगे हमें क्या करना है, स्मॉल a स्मॉल a। अब देखो, अब स्मॉल a कहाँ से आएगा, अब जीनोटाइप जरा ध्यान से देखना, ठीक है, इसको समझते हैं कि कैसे होगा। अब एक यहाँ पे आप ये लो, ये, और अभी सिर्फ हम इसको सेपरेट करके स्टडी करेंगे। मैंने यहाँ पे ये 2 लिया, ठीक है, मैंने इन 2 को लिया, तो ये बना मेरा स्मॉल a, और इसकी मैंने इसके साथ क्रॉसिंग करवाई, ये यहाँ पे बना। अब इसके गैमेट बनाओ, गैमेट वाला स्टेप में स्किप कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट प्रोजीनी पर जा रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को गैमेट बनाने आते हैं, ये ऐसे होगा। फिर एक जीनोटाइप यहाँ पे कैसा बनेगा, कैपिटल A स्मॉल a बनेगा। फिर एक यहाँ से क्या बनेगा, कैपिटल A स्मॉल a बनेगा, ठीक है। फिर एक यहाँ पे कैसा बनेगा, स्मॉल a स्मॉल a, ठीक है। अगर मैं इसमें प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट करूँ, स्मॉल a, क्यों, क्योंकि मेरा जो जीनोटाइप है किसकी बतानी है मुझे यहाँ पे, स्मॉल a की, इसलिए मैं यहाँ पे ये वाला कंसिडर कर रही हूँ। अब इसकी मैं यहाँ पे देखूँ तो इसके कितने आने के चांस है, 1/4 आने के चांस है, क्लियर। यहाँ पे कितने आने के चांस है, 1/4। तो जब ये दोनों पेरेंट आपस में क्रॉस करेंगे, मतलब ये वाला और ये वाला पेरेंट यहाँ पे क्रॉस करेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आने की, कितनी, 1/4, ठीक है। सेम अगर हम यहाँ पे अब इस वाले को ले लें, अब हम लेंगे यहाँ पे किसको, कैपिटल B स्मॉल b को क्रॉस कर रहे हैं हम यहाँ पे किसके साथ, कैपिटल B स्मॉल b के साथ। अगर मुझे अब यहाँ पे पूछा जाए कि यहाँ पे स्मॉल b की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, कितना बनेगा, 1/4, क्लियर, 1/4। सेम होगा, ठीक है, इतना सब लोग कर लोगे। अब ऐसे यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी बनेगी, कैपिटल C स्मॉल c मल्टीप्लाई कैपिटल C स्मॉल c, कितनी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आने वाली है अगर स्मॉल c की पूछा जाए, सेम 1/4, ठीक है। अब देखो मैंने सिर्फ तोड़ दिया, मैंने सेपरेट कर दिया, सेगमेंट में कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी देखूँ तो मेरे कितनी आ रही है, 1/4, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, सेम इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, और मेरा जीनोटाइप यहाँ पे क्या है जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, स्मॉल a स्मॉल b, ये स्मॉल c है, ठीक है, स्मॉल c यहाँ पर होगा, इसकी मुझे करनी है। क्या करूँ यहाँ पे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/4 मल्टीप्लाई इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी,
1/4 मल्टीप्लाई, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 1/4, आंसर क्या आएगा 4 4 16, 16 4 64, 16 इंटू 4 64, क्या बना आंसर यहाँ पे 64, ठीक है 64। तो आप ऐसे करके आप किसी भी जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने परसेंट कितने प्रोबेबिलिटी वहाँ पर रहेगी जीनोटाइप के आने की, ठीक है। तो ये एक मैथड यहाँ पर होता है जीनोटाइप को कैलकुलेट करने का, सोल्व करने का। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा सबको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन यहाँ पे प्लाइट्रोपी जीन शो, प्लाइट्रोपी अभी हम प्लाइट्रोपी ही बार बार कर रहे हैं, क्या 1 जीन 1 कैरेक्टर, नो, 1 जीन रेगुलेट्स मैनी फिनोटाइपिक कैरेक्टर, यस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, नो, मल्टीपल एलिलिज्म, नो। सो नेक्स्ट आता है बोथ द एलील्स आर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन, अब ये क्वेश्चन है बोथ द एलील्स आर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन। बेसिकली यहाँ पर क्या पूछा है, जो मतलब मेंडल का है ना, मेंडल वाला यहाँ पे पूछा है। अब यहाँ पर आता है आइकलर एंड ड्रोसोफिला, आइकलर एंड ड्रोसोफिला हम पढ़ते हैं ना, लिंकेज में इसको पढ़ा जाता है, ठीक है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो लिंकेज में है, तो इंडिपेंडेंटली असोर्ट नहीं करते, ये तो कैसे करते हैं डिपेंडेंटली असोर्ट करते हैं। फ्रूट कलर एंड कुकरबिटा भी नहीं आता, ये हमारा एपिस्टेसिस में आ जाता है, ठीक है, एपिस्टेसिस एक और टाइप की इंटरेक्शन यहाँ पर होती है, ये उसका एग्जाम्पल आ जाता है। हाइड्रीन टोबैको, अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया, हाइड्रीन टोबैको किसका एग्जाम्पल है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, तो ये इंडिपेंडेंटली असोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पर क्या होगा, सिक्कल सेल हीमोग्लोबिन, जो सिक्कल सेल हीमोग्लोबिन है इसमें दोनों एलील यहाँ पे क्या कहते हैं इंडिपेंडेंटली असोर्ट। इंडिपेंडेंटली असोर्ट में आप इसको ऐसे भी समझो जैसे ना, जैसे बोथ द एलील्स, बोथ द एलील का मतलब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ए और बी एलील ले लिए, दोनों की इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। अच्छा एक चीज़ और देखो, इंडिपेंडेंटली असोर्टमेंट तो यहाँ पे है, बट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा, बोथ द एलील्स आर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड, ठीक है। देखो अब इसको समझना, इंडिपेंडेंटली असोर्ट तो वो है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली मैंने पूछा बोथ द एलील्स आर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड। इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस का मतलब है कि जब मैंने दो एलील को एक साथ रख दिया, ये दोनों एलील अपने अपने फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे ए बी ब्लड ग्रुप में होता है, ए बी में ए और बी को आप एक साथ रख दोगे तो ए बी ही एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। मैंने भाई इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट से लिंक कर दिया, बट एक्चुअल इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट से लिंक नहीं है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है कि जब दोनों एलील एक साथ इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे बताना है। इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करने का मतलब है कि जब ए और बी को साथ में रखा जा रहा है, फिर भी वो दोनों एलील अपने अपने कैरेक्टर को एग्जिबिट कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो एग्जांपल हमारा किस में आता है, कोडोमिनेंस। ये फिनोमेना यहाँ पे क्या बनता है, कोडोमिनेंस। तो बेसिकली यहाँ पे कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल पूछा है, ठीक है। और कोडोमिनेंस में हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल सिक्कल सेल हीमोग्लोबिन का पढ़ते हैं, आंसर सिक्कल सेल हीमोग्लोबिन होगा। सिक्कल सेल हीमोग्लोबिन में भी हमारा यहाँ पे जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में आता है HbA एंड HbS, ये हमारा किस में आता है, ये सिक्कल सेल हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है। सिक्कल सेल हीमोग्लोबिन में एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो RBCs की शेप है सिक्कल शेप हो जाती है, बट डिसीज नहीं होती है इस कंडीशन में। तो ये भी यहाँ पे A और S, A यहाँ पे नॉर्मल वाला होता है, S वाला यहाँ पे डिसीज्ड एलील होता है। तो A और S दोनों एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो दोनों एलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, कोडोमिनेंस का। अब देखो यहाँ पे उन्होंने कोडोमिनेंस डायरेक्टली ना पूछ के ये पूछ लिया कि जब दोनों एलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आंसर इसका यहाँ पे सिक्कल सेल हीमोग्लोबिन बनेगा। अगर यहाँ पे AB ब्लड ग्रुप आ जाता, वो भी यहाँ पे इसका एग्जाम्पल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिप्रेजेंट अ केस ऑफ अ कोडोमिनेंट जीन। कोडोमिनेंट जीन को कौन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, कोडोमिनेंट। अभी हमने किया कि जब दोनों एलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं, वो यहाँ पर क्या होता है, कोडोमिनेंट। A gene expresses itself suppressing the phenotypic effect of its allele, नहीं ऐसा नहीं होता, suppress नहीं करता है। Genes that are similar in phenotypic effect when present separately but when together interact to produce a different trait। different trait तो नहीं होता है, ठीक है, different trait तो यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है alleles both of which interact to produce a trait which may resemble either of the parental type, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एलील्स each of which produces an independent effect in heterozygous condition। अब एक चीज़ देखो, अब यहाँ पे क्या है, मतलब हमें यहाँ पे क्या बताना है, कोडोमिनेंसी के बारे में बताना है, ठीक है। कोडोमिनेंट का यहाँ पे क्या, एलील्स के बारे में यहाँ पे बोला कि यहाँ पे क्या है, 4 स्टेटमेंट यहाँ पे देती है। फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे स्प्रेस कर रहा है वो, दूसरे एलील का इफेक्ट ये नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये कि जीन्स जो सिमिलर है फिनोटिपिक इफेक्ट, जीन्स दैट आर सिमिलर इन फिनोटिपिक इफेक्ट व्हेन प्रेजेंट सेपरेटली, मतलब A और B जब दोनों यहाँ पे क्या है अलग अलग प्रेजेंट हैं,
तब ये क्या कर रहा है, अलग फिनोटिपिक इफेक्ट दे रहे हैं। बट जैसे इन दोनों को साथ में लेके आए तो ये कोई दूसरा कैरेक्टर वहाँ पे दे रहे हैं। इसका मतलब ये है। थर्ड स्टेटमेंट, एलील बोथ ऑफ विच इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस अ ट्रेट, मतलब दोनों एलील कुछ ट्रेट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है जो किसी भी पेरेंटल से मे रिसेंबल ईदर ऑफ पेरेंटल टाइप। अब जैसे देखो कोडोमिनेंस में क्या होता है, कोडोमिनेंस में हमारा वो ईदर ऑफ पेरेंटल टाइप से नहीं, वो बोथ ऑफ द पेरेंटल टाइप से रिसेंबल करता है। जैसे ए बी है, ए एक पेरेंट से, बी दूसरे पेरेंट से, तो दोनों पेरेंट से रिसेंबल करेगा, इधर से नहीं आएगा। इधर से तो हमारा वो डोमिनेंट का कंसेप्ट चला जाता है, तो कोडोमिनेंस में ये नहीं होगा। नेक्स्ट है एलील ईच ऑफ विच प्रोड्यूसेस एन इंडिपेंडेंट इफेक्ट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब जब एलील कब आते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन में यहाँ पर आते हैं। हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना एक इंडिपेंडेंट इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर जो एलील है, एलील यहाँ पे क्या करता है, इंडिपेंडेंट इफेक्ट को यहाँ पे क्या करता है, शो करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा ना, वो ये यहाँ पर होगा कि जो एलील्स यहाँ पर है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट इफेक्ट शो करता है जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है, तभी तो उन्हें कोडोमिनेंट बोलेंगे। सेकेंड वाले में यहाँ पे क्या बोला है कि जो ये पहले तो सेपरेट है तो अलग फिनोटाइप दे रहे, लेकिन जैसे ही साथ में रहते तो कोई अलग कैरेक्टर दे रहे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बेसिकली चला गया कि जब दोनों अलग अलग, जैसे रेड और व्हाइट, जब दोनों अलग अलग है तो एक रेड दे रहा है एक व्हाइट दे रहा है, जैसे ही साथ में रखा तो दोनों पेरेंट से कोई दूसरा कैरेक्टर वहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये इसका कैरेक्टर आंसर नहीं होगा, आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, डी। नेक्स्ट आता है अ जीन दैट शो इट्स इफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर। एक से ज़्यादा कैरेक्टर पे जो जीन अपने इफेक्ट शो करेगा, प्लायोट्रोपिक जीन जो एक से ज़्यादा कैरेक्टर शो करेगा। नेक्स्ट आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ट्रेट विच कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर ऑफ जीन्स। फिर उसके बाद दिया कि दोनों जो जीन्स है किसमें प्रेजेंट है, हेट्रोजाइगस फॉर 3 एलील्स क्रॉस्ड ईच अदर, कौन से टाइप का फिनोटाइपिक रेशियो बनाएंगे। सिंपल से देखो यहाँ पे क्या किया, 3 पेयर ऑफ जीन्स है, मैं 3 पेयर ऑफ जीन्स यहाँ पे ए बी सी लेती हूँ। क्या बोला यहाँ पे, 2 इंडिविजुअल्स विच आर हेट्रोजाइगस फॉर 3 एलील्स, मतलब क्या है यहाँ पे ए, ठीक है, ये एलील्स हैं, ये इनको यहाँ पे क्रॉस किया, ठीक है, 2 इंडिविजुअल्स, इनको यहाँ पे क्या किया, क्रॉस 3 एलील के यहाँ पे, ठीक है। अब जब इन दोनों को क्रॉस किया तो इनका फिनोटिपिक रेशियो बताना है क्या आएगा। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में फिनोटिपिक रेशियो हमारी डिफरेंट आती है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलील मैटर करते हैं, डोमिनेटिंग एलील, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे पहले डाइहाइब्रिड क्रॉस से, डाइहाइब्रिड वाला ही समझ में आ जाएगा तो डाइहाइब्रिड इजीली समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे डाइहाइब्रिड में यहाँ पे पेरेंट का जीनोटाइप दिया, पेरेंट का जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी, रेड कर्नल्स यहाँ पे है, ठीक है, गिविड का एग्जांपल है। वाइट में यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी ये प्रेजेंट है। जब यहाँ पे गैमेट्स बने, गैमेट्स क्या बने, कैपिटल ए कैपिटल बी, और यहाँ पे क्या बना, स्मॉल ए स्मॉल बी बना। तो यहाँ पे क्या मिला, F1 जनरेशन, जिसमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, इंटरमीडिएट रेड। इंटरमीडिएट रेड क्यों, क्योंकि रेड कलर कब आ रहा है, जब 4 डोमिनेटिंग एलील प्रेजेंट है। इंटरमीडिएट रेड कब आ रहा है, जब 2 डोमिनेटिंग एलील प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब इनकी यहाँ पर क्या की, क्रॉसिंग की, हाइब्रिडाइजेशन मतलब यहाँ पे क्रॉसिंग यहाँ पे हो रही है, क्रॉसिंग मतलब सेल्फिंग यहाँ पर हो रही है, ठीक है। सेल्फिंग यहाँ पे जो F1 जीनोटाइप यहाँ पर है, इनकी F2 जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए सेल्फिंग की। अब इनके गैमेट्स बने, अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या बनेंगे, 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे इधर भी, और इधर भी यहाँ पे क्या बनेंगे, 4 टाइप के गैमेट्स। पुनेट स्क्वायर बनाओ, पुनेट स्क्वायर में यहाँ पे गैमेट्स लिख दो और इधर गैमेट्स लिखो, जैसे हम डाइहाइब्रिड में करते हैं। अब यहाँ पे रेशियो चेंज हो जाएगी। रेशियो चेंज क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे क्या है, डोमिनेटिंग एलील कितने प्रेजेंट है, 4। ये ब्लैक डॉट डोमिनेटिंग एलील को रिप्रेजेंट कर रही है, 4 प्रेजेंट है। यहाँ पे डोमिनेटिंग एलील कितने हो गए, 3 यहाँ पर आए। फिर यहाँ पे भी डोमिनेटिंग एलील कितने हैं, 3। फिर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 यहाँ पर होंगे। फिर 3 यहाँ पर आए, फिर 2 यहाँ पर होंगे, फिर 2 यहाँ पर होंगे। फिर यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, 1। मतलब हमने क्या करना है, डोमिनेटिंग एलील को काउंट करना है। फिर यहाँ पे आता है 3, फिर यहाँ पर आता है 2, फिर यहाँ पे आएगा 2, फिर यहाँ पे आएगा 1। समझ में आ रहा है ना कि डोमिनेटिंग एलील को काउंट कर रहे हैं। 2, फिर यहाँ पर आएगा 1, फिर यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 0। डोमिनेटिंग एलील यहाँ पे कोई भी नहीं है। अब जितने डोमिनेटिंग एलील प्रेजेंट हैं उतने ही हमें फिनोटाइप देखने को मिलेंगे। अब ये जो यहाँ पर है 4 किससे रिसैम्पल करेगा, हमारे रेड वाले से, ठीक है, 4 रेड वाले से रिसैम्पल करेगा। और यहाँ पे 0 ये किससे रिसैम्पल करेगा, हमारा वाइट से रिसैम्पल करेगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे 3 प्रेजेंट है तो 3 में यहाँ पे क्या होगा, रेड कलर तो आएगा, बट वो रेड कलर इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो रेड कलर यहाँ पे क्या होगा, मीडियम रेड कलर यहाँ पर आएगा 3। और ऐसे कितने इंडिविजुअल है हमारे जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 मतलब 3 जिनमें ये प्रेजेंट है, एक ये 1
ठीक है, ये 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, एक यहाँ पे 3 यहाँ पे प्रेजेंट है और एक यहाँ पे ये 4, तो नंबर यहाँ पे कितना आ गया 4। रेशियो भी साथ साथ हम कर रहे हैं, तो एक हमारा डार्केस्ट रेड आएगा, दूसरा हमारा यहाँ पे क्या आएगा मीडियम रेड आएगा, और यहाँ पे कितने फिनोटिपिक ऑर्गेनिज्म कितने देखने को मिलेंगे जिसमें ये कैरेक्टर होगा 4। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब हमारा इंटरमीडिएट रेड। इंटरमीडिएट रेड का मतलब है, इंटरमीडिएट रेड यहाँ पर क्या होगा, इंटरमीडिएट रेड मतलब होगा कि जिसमें 2 एलील प्रेजेंट होगी, क्योंकि F1 देखो, F1 में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है 2 डोमिनेटिंग एलील प्रेजेंट है, ठीक है। अब 2 देखो किस किस में प्रेजेंट है, ये हुआ यहाँ पे 1, ठीक है, फिर यहाँ पे ये 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, 3 यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे ये 4 प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है 5, और फिर यहाँ पे 6, तो रेशियो यहाँ पे क्या बने इंटरमीडिएट रेड की 6। और वैसे भी जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप होता है वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल में देखने को मिलता है, जैसे अभी हमने ग्राफ में देखा था, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन में देखा था। फिर अब लाइट रेड किस में आएगा, लाइट रेड का मतलब कि जिसमें एक ही आएगा, एक देखो यहाँ पे ये 1 2 3 एंड 4 इंडिविजुअल्स आ गए, और व्हाइट वाला कितना होगा यहाँ पे 1, तो अब इसकी रेशियो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है 1 4 6 4 1, ठीक है। और देखो रेशियो कैसे जा रही है, रेशियो जा रही है 1 4 6, मतलब इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा, फिर इधर से यहाँ पे कैसे जा रहा है सेम 1 4 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो रेशियो यहाँ पे क्या बन रहा है 1 4 6 4 1, ये डाई हाइब्रिड का किया हमने, ये डाई हाइब्रिड किया। अब सेम यहाँ पे देखो, सेम यहाँ पे क्या होगा, ये डाई हाइब्रिड में भी तो सेम चलेगा, 9331 नहीं होगा, 9331 हमने डाई हाइब्रिड को नॉर्मल किया है, पॉलीजेनिक वाला ने जो मेंडल ने बताया था, 121 हमने मोनो हाइब्रिड का किया था। अभी हमने ये रेशियो देखी, रेशियो हमने किसकी देखी, डाई हाइब्रिड की देखी, तो ये नहीं होगा, तो अब हमारा बचता क्या ऑप्शन ये, ठीक है। अब ये ऑप्शन यहाँ पर होगा जिसमें जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करने के बाद हमें क्या देखेगी फिनोटिपिक रेशियो। अब आप ये क्रॉस करके देख सकते हो, बट बहुत लेंथी होगा, इसलिए ज़रूरत नहीं है करने की, बस इतना सा याद रखो। देखो जब भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यहाँ पर होगा ना, एक ट्रिक आपको बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। अब इतनी से तो रेशियो आप याद कर सकते हो कि ये डाई हाइब्रिड होगा जब मोनो हाइब्रिड में, तो ये सॉरी डाई हाइब्रिड में, पॉलीजेनिक में जब डाई हाइब्रिड होगा तो रेशियो यहाँ पे क्या रहेगी 1 4 6 6 4 1। तो इसको सिंपल सा याद करने का तरीका होता है कि लेफ्ट साइड से इधर से स्टार्ट करो, ठीक है, तब आपको सेम मिलेगा, ठीक है। इधर से आप राइट साइड से स्टार्ट करो, तब आपको क्या मिलेंगे सेम, जैसे 1 6 15 1 6 15, बीच वाला यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है, तो सबसे ज़्यादा नंबर में मिलेगा ये वाला। ऐसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर में यहाँ पे क्या मिला 6 यहाँ पे मिला, ठीक है। अब प्लस में ये चीज़ हुआ, दूसरा आप क्या कर सकते हो, ये जितने भी टोटल यहाँ पर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में हमें पता है कि यहाँ पे क्या बनेंगे 64 ऑफस्प्रिंग यहाँ पे बनेंगे ना, तो यहाँ पे जितने भी नंबर हैं सबको प्लस करके देखो, प्लस करके देखो क्या इनका सम 64 आता है। अगर 64 आता है तो हमारा यहाँ पे सही हो गया ना कि 1/64 ये रेशियो, 6/64 15/64, क्योंकि हमारे F2 जनरेशन का जो यहाँ पर रहेगा वो कितना रहने वाला है, यहाँ पे 64 यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे बनेगा ये यहाँ पर रहेगा। तो सिंपल सा है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जब भी जो रेशियोज आती है ना उनको बस लेफ्ट और राइट से देखना होता है, वो सेम चलती है, और बीच में जो कैरेक्टर आता है ना, बीच में सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है। क्लियर, चलो सो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लाइट्रोपी, ठीक है। प्लाइट्रोपिक जिनका एग्जाम्पल यहाँ पे बताना है। आप देखो जो सिकल सेल एनीमिया है ना, सिकल सेल एनीमिया हमारा कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल होता है एंड प्लाइट्रोपी का भी एग्जाम्पल होता है, ठीक है। प्लाइट्रोपी में पता है मतलब एक ही जीन 2 कैरेक्टर के लिए कोड करता है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ बीटा जीन्स एंड शेप ऑफ आरबीसीज, तो 2 कैरेक्टर यहाँ पर होंगे एक ही जीन की वजह से, तो आंसर यहाँ पे बनेगा सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ग्रेन कलर इन वीट इज डिटरमाइंड बाय थ्री पेयर्स ऑफ पॉलीजेन, 3 पेयर ऑफ पॉलीजेन्स है जिससे वीट का ग्रेन कलर डिटरमाइन, जैसे अभी हमने क्रॉस की, ठीक है, वो यही था कि ये वाला जो हमें ट्राई हाइब्रिड वाला किया वो उसको हम जैसे ए बी का हमने 2 कैरेक्टर लेके एग्जांपल किए थे, मतलब 2 कैरेक्टर लिए थे, अब यहाँ पर उन्होंने 3 पेयर से यहाँ पे बता दिया कि 3 पेयर ऑफ जीन यहाँ पर हो, हमने 2 पेयर ऑफ जीन से क्रॉस लिखी थी। अब एक डार्क कलर, जैसे डार्क कलर को किससे क्रॉस किया, लाइट कलर में। अब ये बताना है इन F2 जनरेशन व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ प्रोजीनीज इज लिंकली टू रिसेंबल ईदर पेरेंट, मतलब किसी भी एक पेरेंट से वो रिसेंबल करे, कितने % चांस है कि वो एक पेरेंट से क्या करेगा, रिसेंबल करेगा, ठीक है। अब ये चीज़ बताना है कितने % चांस यहाँ पर होंगे कि वो किसी भी पेरेंट से रिसेंबल करे, कि मतलब यहाँ से रिसेंबल करे या फिर क्या करे, यहाँ से रिसेंबल करे, ठीक है। अब F2 जनरेशन आएगी, F2 जनरेशन में अभी हम देखो जो अभी हमने लास्ट क्रॉस की, अब लास्ट क्रॉस में यहाँ पे देखो ये यहाँ पे जीनोटाइप होगा और एक हमारे यहाँ पे ये जीनोटाइप जो होगा जो किससे रिसेंबल कर रहा है, हमारा पेरेंट से रिसेंबल कर रहा है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी रेशियो लिखूँ, इसका यहाँ पे कितना बनेगा 1/16 बनेगा, ठीक है।
इसका यहाँ पे लेकर तो ये कितना बनेगा 1/16 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इन दोनों का रेशियो अगर हम देखें तो दोनों का रेशियो यहाँ पे क्या बनने वाला 1/16 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब 1/16 होगा। ऐसे ही अगर मैं ट्राई हाइब्रिड की बात करूँ तो वो दोनों पेरेंट्स से रिसैम्पल करेगा तो रेशियो यहाँ पे कितनी बनेगी 1/64, और मतलब अगर डार्क वाले से रिप्रेजेंट करेगा मतलब रिसैम्पल करेगा तो 1/64। ऐसे अगर यहाँ पे लाइट कलर से रिसैम्पल करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा 1/64 यहाँ पर होगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे क्या पूछा, मतलब दोनों पेरेंट्स से, दोनों पेरेंट्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कितने चांस हो गए यहाँ पे 2/64। 2/64 क्यों, एक इस पेरेंट से रिसैम्पल करने की और दूसरा यहाँ पे क्या होगा दूसरे पेरेंट की 1/64। तो कितने % चांस है कि प्रोजेनी यहाँ पे मतलब अगर रिसैम्पल करे पेरेंट से तो 2/64 होगा। 2/64 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये आपका समथिंग आएगा 3 to 1/32, 1/32 इंटू 100, और इसको आप कुछ सॉल्व करोगे ना तो आपका कुछ मतलब कुछ अराउंड आपका 3% के इक्वल यहाँ पर होगा। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू देख लेना, इसका क्या बनेगा अराउंड 3% के इक्वल यहाँ पर होगा। 3% आएगा तो मतलब कितने % चांस यहाँ पर होंगे लेस देन 5%। तो ये सिंपल सा कैसे किया, दोनों पेरेंट से रिसैम्बलेंस हमने यहाँ पे बतानी है कि कितने दोनों पेरेंट से कैसे वो रिसैम्बल करेगा। एक पेरेंट का कितना 1/64, दूसरे पेरेंट का भी 1/64, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो दोनों पेरेंट से रिसैम्बल करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 2/64 यहाँ पर होगा। मतलब कितने % चांस होंगे 2/64। प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में कैलकुलेट कर रही है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आंसर आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो कितना होगा यहाँ पे 5% से लेस यहाँ पर होगा, आंसर बनेगा लेस देन 5%। ठीक है, चलो आई होप आपके डाउट सब क्लियर हुए होंगे। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।